नमस्कार, डेली बज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और आज है हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राजीव सचान जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली बज इंडिया में सर। जी नमस्कार। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक तरफ तो 2022 विधानसभा चुनाव सर पर है और उससे पहले जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल मची हुई है, अलग अलग खबरें निकलकर जो रोजाना सामने आती है उसी लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जहां एक तरफ तो 2022 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने का वक्त है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आए दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ना कोई नया मतभेद निकलकर सामने आता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव के पहले जब चुनाव में तो बहुत ज्यादा समय न रह गया हो तो इस तरह की चर्चाएं हर राज्य से सामने आती हैं। और इन दिनों उत्तर प्रदेश और लखनऊ से ऐसी चर्चाएं इसलिए ज्यादा सामने आई क्योंकि संघ के कुछ पदाधिकारियों ने लखनऊ का दौरा किया। इस चलते इसके कारण इस तरह की चर्चाएं बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है, कुछ फेरबदल की चर्चा होने लगी। फिर चर्चा बढ़ते बढ़ते इस पर पहुंच गई कि क्या नेतृत्व के स्तर पर परिवर्तन हो सकता है। तो ये इस तरह की चर्चाएं होना स्वाभाविक है। इन चर्चाओं को गति इसीलिए मिली क्योंकि संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लखनऊ का दौरा किया। हमने इससे पहले ये भी देखा कि एक मीटिंग होती है बीजेपी की तरफ से, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। उसके बाद वो आनंदी बेन से मिलते हैं और उसके बाद जो है और ज्यादा ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब कोई बदलाव हो सकता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई। जिसके बाद खुद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ के तेवर भी तलक हुए और उसके बाद खुद बीजेपी सामने आई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई खबरें नहीं है, कोई बदलाव नहीं होना, 2022 का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। देखिए, एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, लेकिन ये कहावत कई बार अपवाद भी साबित होती है और कई बार अकारण ही धुआं होता है। तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मामले में भी ये बिना आग के धुआं निकला है, जिसे मीडिया के एक हिस्से ने काफी तवज्जो दी है। लेकिन ये सोचने की बात है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मुश्किल से 8-9 महीने का समय रह गया है, तब नेतृत्व के स्तर पर परिवर्तन करके भाजपा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेगी। ये एक तरह से नेतृत्व परिवर्तन करना या उसकी चर्चाओं को आगे बढ़ाना, ये एक तरह का आत्मघात होगा। और ये अच्छी तरह से माना जाना चाहिए कि भाजपा ने जो गलती उत्तराखंड में की कि चुनाव के 1 साल पहले उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन किया, तो उससे ये सवाल उभरा कि आखिर 1 साल में नए मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे। तो ऐसा लगता है कि इससे भाजपा नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने अवश्य सबक लिया होगा और वो उत्तराखंड वाली गलती कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं करने जा रही, और वह भी तब जब 8-9 महीने का समय ही शेष रह गया है। इसलिए ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मंत्रियों के निधन के कारण कुछ पद रिक्त हुए हैं। तो हो सकता है उन पदों को भरने का काम किया जाए। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, ये सभी को सुनिश्चित हो जाना चाहिए। क्योंकि भाजपा कम से कम राजनीतिक तौर पर इतनी समझ तो रखती ही है कि विधानसभा चुनावों के 8 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदल करके हम एक तरह का आत्मघात ही करेंगे। ठीक है। तो आपने आपकी बात को मैं यहाँ बड़ा रखते हुए जिस तरह से आपने कहा कि ये जो धुआं है वो बिना आग के है, मीडिया इन बातों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, लेकिन जिस तरह से आए दिन कोई ना कोई बात निकलकर सामने आती है, आपको नहीं लगता कि वास्तव में इस तरह का कोई मतभेद चल रहा होगा? और अगर नहीं चल रहा तो रोजाना इस तरह की बातें निकलकर सामने आना, और AK शर्मा का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, उनसे भी किस तरीके की जो दूरियां हैं बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बहुत खासम खास हैं। तो ऐसे में
इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि ए.के. शर्मा जी केंद्र में पीएमओ कार्यालय में वरिष्ठ पद पर थे, और जिस तरह उन्होंने वहां से रिटायरमेंट लेकर के उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने, आनन फानन बने, उससे एक ये संदेश गया कि हो सकता है इन्हें उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन ऐसा हुए कई महीने बीत गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो अब आगे क्या होगा, अगर होगा तो किस स्तर पर होगा, ये देखने की बात है। और जहां तक ये बात है कि मतभेदों की, तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, सभी में अंदर खाने कुछ ना कुछ मतभेद रहते हैं। कभी कोई मंत्री नाराज होते हैं, कभी विधायक नाराज होते हैं। और उत्तर प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी या उनका असंतोष या उनकी कुछ मुद्दों पर असहमत कोई नई बात नहीं है। नई बात यही है कि अब उन बातों को और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अन्यथा उत्तर प्रदेश पर जो लोग निगाह रखते हैं, करीब से जानते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधायकों का एक वर्ग ऐसा है जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। और ये पहले दिन से चला आ रहा है। पहले दिन का मतलब पहले वर्ष से चला आ रहा है। और इसके कारण बीच बीच में कई विधायकों ने पार्टी फोरम से बाहर निकलकर शिकायतें की हैं, केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायतें पहुंचाई हैं। तो मतभेदों की बात नई नहीं है। नई बात बस यही है कि अब उन मतभेदों, असहमतियों को मीडिया थोड़ा तवज्जो दे रहा है। ठीक ठीक। सर, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, या क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ ए.के. शर्मा को पसंद नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें इतना तवज्जो देते हैं? आपस में किस चीज को लेकर खटास है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा पद उन्हें दिया जाए जिससे कि जनता में ये संदेश जाए कि सरकार में 2 पावर सेंटर हैं। देखिए, ये कहना समस्या का सरलीकरण होगा और प्रिज्यूम कर लेना होगा कि योगी आदित्यनाथ ए.के. शर्मा को पसंद नहीं करते। ऐसी कोई गतिविधि, घटना क्रम नहीं हुआ है जिससे इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के खास व्यक्ति ए.के. शर्मा को पसंद नहीं करते। हो सकता है कि उनके बीच में कुछ मतभेद हों, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सार्वजनिक स्तर पर सामने नहीं आया है कि वो उनको पसंद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके पास अपनी पावर वैसी नहीं थी जैसी आज है। आज उनके पास 4 साल के कार्यकाल का अनुभव है, प्रतिष्ठा है, साख है और एक हनक और धमक है जी। तो अब वो कुछ मुद्दों पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। इसके बावजूद अभी तक, जैसा मैंने पहले कहा, कि ऐसा कुछ भी कंक्रीट सामने नहीं आया है जिससे इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि इन दोनों लोगों के बीच में मतभेद है। 36 का आंकड़ा है, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि प्रधानमंत्री के खास व्यक्ति से आदित्यनाथ कोई बैर रखेंगे। इसकी संभावना फिलहाल नहीं नजर आती, क्योंकि योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में सामंजस्य बना हुआ है। इस सामंजस्य में कुछ लोग असहमति देख रहे हैं, तो वो बगैर आग के धुआं जैसी स्थिति है। क्योंकि किसी भी राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री तभी तक अपनी कुर्सी पर रह सकता है जब तक उसे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग के साथ साथ विश्वास भी हासिल हो। लेकिन सर, फिर इस तरह की खबरें क्यों जो है सामने आ रही हैं? चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म है कि योगी आदित्यनाथ ए.के. शर्मा को पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में उनकी एंट्री हो, वो उन्हें खटक रहे हैं? इस तरह की खबरें क्यों बार बार सामने आ रही हैं? देखिए, खबरों का क्या है कि खबरें कभी भी किसी भी एंगल से निकल सकती हैं, किसी भी क्षण निकल सकती हैं। लेकिन उन खबरों की ओर ध्यान तब जाता है जब स्थितियां अनुकूल होती हैं। तो स्थितियां इसलिए अनुकूल हैं कि अब उत्तर प्रदेश में चुनावों की मुनादी होने ही वाली है। एक तरह से चुनावी माहौल शुरू ही होने वाला है। 3-4 महीने के बाद सारी गतिविधियां चुनावी माहौल की ओर संकेत करेंगी। इस वजह से चूंकि कुछ समीक्षाएं हुई हैं, संघ के पदाधिकारियों ने लखनऊ जाकर के कुछ बैठकें की हैं, कुछ फीडबैक लिया है,
और ये फीडबैक लेना कोई नई अनोखी बात नहीं है। चुनाव से पहले हर दल का केंद्रीय नेतृत्व और खासकर भाजपा के साथ संघ जुड़ा है, तो संघ के पदाधिकारी भी संबंधित राज्य में जाकर स्थितियों का आकलन करते हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं। और फीडबैक कोई जरूरी नहीं कि उनके अनुकूल ही हो, वो भिन्न भी हो सकता है। तो इन खबरों के उभरने का कारण, चर्चाओं के चल निकलने का कारण एकमात्र यही है कि चुनाव की बेला करीब आ रही है, और उस बेला जब करीब आई तो संघ के पदाधिकारियों ने लखनऊ जाकर के फीडबैक हासिल करने की कोशिश की। उस कोशिश को ये रूप दे दिया गया कि कुछ फेरबदल करने की कोशिश हो रही है। चूंकि स्थितियां अनुकूल दिख रही थी, इसलिए कई लोगों ने इन चर्चाओं पर भरोसा कर लिया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि कुछ मतभेद हो सकते हैं, विधायकों की नाराजगी हो सकती है, मंत्रियों की असहमति हो सकती है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका कहना है कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा जी, और पार्टी की तरफ से भी ये साफ किया गया, क्योंकि जब हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ को ये बातें गवारा नहीं आ रही हैं कि मीडिया में इस तरह की खबरें उड़ रही हैं कि कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा है, ऐसे में पार्टी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इस तरह की खबरें बेफिजूल ही उड़ाई जा रही हैं, या फिर आपने कहा कि फीडबैक लिया जाना चाहिए, ये जरूरी भी है, चुनाव स्तर पर है, तो जहां एक और चुनाव की रूपरेखा तैयार करने का समय है और उधर पार्टी में इस तरह की मतभेद की खबरें निकलकर सामने आ रही है, नहीं लगता आपको कि ये पार्टी के लिए सही नहीं होगा, या फिर कोई और इसका फायदा उठा सकता है? निश्चित रूप से जब इस तरह की खबरें आएंगी तो विपक्ष को बल मिलेगा, वो उन बातों को तूल देगा। और भाजपा के लिए जरूरी है कि अगर किसी भी स्तर पर मतभेद हैं, खासकर विधायकों की असहमति और असंतुष्टि की, तो उसको दूर करने का काम नेतृत्व के स्तर पर होना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये कार्य शुरू हो गया है। विधायकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वो विधायकों से संपर्क और संवाद बढ़ाएं, जो कि इसके पहले अभी तक ऐसे कोई निर्देश जिलाधिकारियों के पास नहीं थे, बल्कि उल्टे इस तरह से के आदेश थे कि आपको विधायकों और सांसदों की दखलंदाजी से बचकर रहना है। लेकिन अब हाल में ऐसे निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं कि वो सरकारी योजनाओं के बारे में विधायकों और सांसदों से संपर्क और संवाद करें और अन्य गतिविधियों के बारे में उनसे संपर्क करते रहें। और जहां तक ये बात बार बार जो मतभेद की आ रही है, तो आप इस पर गौर करें कि योगी आदित्यनाथ वे इकलौते मुख्यमंत्री हैं भाजपा के जिन्हें देश में कहीं पर भी चुनाव हो, चुनावी रैलियों में भेजा जाता है। तो यानी केंद्रीय नेतृत्व की नजर में वो इतने पावरफुल, इतने प्रभावी हैं कि उनकी सेवाएं चुनावों के समय पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और जहां भी चुनाव हुए हैं, कर्नाटक, गुजरात, कहीं पर भी आप देख लें, उत्तर प्रदेश, इस देश में पिछले 4 सालों में जहां भी चुनाव हुए हैं, वहां भाजपा नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां अवश्य कराई हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने किसी राज्य विशेष में, खासकर बंगाल और केरल में चुनावी रैलियां की, अन्य कोई मुख्यमंत्री वहां नहीं गया। तो जब ये स्थिति हो कि भाजपा नेतृत्व अब योगी आदित्यनाथ को इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण मानती हो कि राज्यों के चुनावों में चुनावी रैलियां आयोजित करने के लिए भेजती हो, वह अचानक कोई फेरबदल करने की सोचेगी या उनके उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन करने की सोचेगी, तो ये धारणा अपने आप खारिज हो जाती है, खासकर योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावी दौरों को देखें तो। यानी कि ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं फेरबदल को लेकर, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है आपके हिसाब से? इसमें सच्चाई का एक हिस्सा सही जान पड़ता है, और वो हिस्सा है मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी का। विधायकों में असंतोष है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना तो लखनऊ के स्तर पर, ना ही वो जिस जिले के प्रतिनिधि हैं वहां होती है। और यही शिकायत कुछ सांसदों में भी है, कुछ मंत्रियों में भी है। और हाल के समय में जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, तो कुछ
विधायकों ने, सांसदों ने और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री, आपको शायद स्मरण होगा कि बरेली के मंत्री हैं संतोष गंगवार जी ने, जी उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ये अपनी आपत्ति जताई थी कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। जी। तो जो ये चर्चाएं चल रही हैं उनमें एक हिस्सा, जैसा कि मैंने कहा, कि सही हो सकता है, और वो हिस्सा ये है कि कुछ विधायक, कुछ मंत्री, कुछ सांसद योगी जी से नाराज चल रहे हों। जी, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि एक दो चीजें ऐसी हुई हैं जिसे देखकर ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, या फिर कहें कि जो चर्चाएं हो रही हैं इन सभी को लेकर, उस पर थोड़ा विश्वास या यकीन होने लगता है। क्योंकि अगर हम बीते कल की बात करें तो हमने देखा था कि सीएम योगी का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें बधाई नहीं दी गई, ट्वीट नहीं किया गया। इसे लेकर भी काफी बातें हुई हैं, काफी चर्चाएं हुई हैं। हालांकि ये कहा गया है पार्टी की तरफ से कि फोन कॉल के जरिए उन्हें बधाई दी गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका कोई बहुत बड़ा कारण इसके पीछे देखना हमें लगता है सही नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री से नाराजगी जताने के लिए उनके जन्म दिवस पर ट्वीट ना करें, तो ये कोई ठोस कारण समझ में नहीं आता है। वो अपनी नाराजगी, अगर किन्हीं मुद्दों पर, किन्हीं निर्णयों पर, किन्हीं प्रसंगों पर नाराजगी होगी भी, तो उसको व्यक्त करने का एक अपना अलग चैनल होता है, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सार्वजनिक मंच पर ऐसा कुछ करने से बचेंगे। और जहां तक ये बात है कि कोई ट्वीट नहीं किया गया, तो हो सकता है उनकी व्यस्तता रही हो, भूल गए हो, या जो भी कारण रहा हो, लेकिन कम से कम ट्वीट ना करके वो अपनी नाराजगी का प्रकटीकरण करेंगे, ये सही नहीं जान पड़ता है। निश्चित तौर पर इससे कुछ चर्चाओं को बल मिलेगा, लेकिन ट्वीट न करके प्रधानमंत्री योगी जी से अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे, ये बात बहुत सही नहीं जान पड़ती। ठीक है, अगर हम 2002 की बात करें, उस समय जब विधानसभा चुनाव थे और योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त ऐसा हो नहीं पाया था और बीजेपी की तरफ से किसी और उम्मीदवार को खड़ा कर देने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां पर भी ज्यादा खुश नजर नहीं आए थे। उसे लेकर आपको लगता है कि वैसा ही कुछ इस बार भी एके शर्मा के केस में देखने को मिल रहा है हमें? देखिए, एके शर्मा के केस में क्या हो रहा है, ये बात या तो खुद योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बता सकता है। क्योंकि एके शर्मा को जिस तरह बड़े जोरों शोरों से लखनऊ लाया गया, तो उससे लगा कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन कई महीने गुजर गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये कुछ क्यों नहीं हुआ है? ये क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं चाहते, या भाजपा नेतृत्व अभी थोड़ा इंतजार कर रहा है, अनुकूल माकूल मौके की प्रतीक्षा में है? और वो अनुकूल और माकूल मौका क्या हो सकता है, ये कहना कठिन है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ न कुछ समस्या है जो कि विधायकों और मंत्रियों के स्तर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी आपको लगता है कि विधायक और जो मंत्री है उनके स्तर पर इस तरह की कोई समस्या है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है? केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच में ये जो समस्याओं की बात या फिर जो खटास की बात सामने आ रही है, इसमें उतना दम या सच्चाई नहीं लगती? जी, मेरा निष्कर्ष यही है कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच किन्हीं मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन खटास नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई पहल नहीं है। लेकिन दूसरी ओर विधायकों में, अब वो कितने विधायकों की संख्या कितनी है ये कहना कठिन है, क्योंकि एक बार तो विधायकों ने विधान भवन पर अपनी नाराजगी जताई थी, विधानसभा फ्लोर पर नाराजगी जताई थी, चिट्ठियों, पत्रियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जता चुके हैं। तो ये बात भी अपनी जगह सही है कि विधायकों और मंत्रियों का एक वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से सहमत नहीं है। ठीक है, तो अब 2022 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर रहने वाली है। ऐसे में इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, अटकलें हैं, बयानबाजी है, चर्चाएं हैं, उसे देखते हुए अब नहीं लगता कि इस तरह की जो मतभेद की खबरें हैं, इन्हें जल्द से जल्द सुलझा लेना बीजेपी के लिए सही होगा, वरना इसका खामियाजा भी उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है? निश्चित तौर पर अगर मतभेद की खबरें और इस तरह के फेरबदल की खबरें, नेतृत्व परिवर्तन की खबरें लगातार आती रहीं, तो इससे कहीं ना कहीं
भाजपा को नुकसान होगा। और भाजपा शायद इस बात को समझ रही है, इसीलिए वो इस तरह की बातों का खंडन करना उसने शुरू किया है और विधायकों की नाराजगी को दूर करने की व्यवस्था बनाना भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारियों को विधिवत निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि विधायकों की कोई जायज बात हो तो उसका निराकरण किया जाए। और ये बात आपकी सही है कि अगर चुनाव की पूर्व संध्या पर मतभेद, फेरबदल, परिवर्तन की खबरें आती नहीं तो इसका भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार हो उस जब वो चुनाव में जाती है तो एक सत्ता विरोधी रुझान उसके पास उसके खिलाफ होता ही है और वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर सर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ AK शर्मा को ही लेकर, क्योंकि ये नाम इस वक्त बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि अगर हम सेंटर देखें तो यही नाम शायद हो सकता है, इसी को लेकर ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, इसी को लेकर चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है खुश नहीं है AK शर्मा से। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी की तरफ से AK शर्मा को सौंपी जा सकती है? देखिए, अभी वक्त है, अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है और उनको कोई जिम्मेदारी दी भी जा सकती है। लेकिन अगर जिम्मेदारी देनी ही थी तो फिर उसी समय क्यों नहीं दी गई जब उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था कुछ महीने पहले। तो ये एक पहेली है कि अगर उनको उत्तर प्रदेश लाया गया था, विधान परिषद का सदस्य आनन फानन बनाया गया, तो उसके पीछे मकसद क्या था और जो मकसद था वो उसी समय पूरा क्यों नहीं किया गया। तो ये एक पहेली अवश्य है कि AK शर्मा को ट्रबल शूटर के तौर पर अगर लाया गया था तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। और अब अगर इस्तेमाल किया जाता है तो अब जाहिर सी बात है कि क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये कोई नहीं जानता। ये तो या तो केंद्रीय नेतृत्व जान सकता है या उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जान सकता है, लेकिन वस्तुतः भाजपा नेतृत्व AK शर्मा को क्या जिम्मेदारी देना चाहता है और देना भी चाहता है या नहीं, इस बारे में कोई फिलहाल कहना कठिन है। ठीक है सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, उन उतार चढ़ाव को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उन्हें लेकर इस वक्त पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, भाजपा की मजबूती इसका आकलन इससे होगा कि विपक्ष की क्या स्थिति है। और विपक्ष में आप देखें कि मायावती ने अभी हाल ही में अपने 2 विधायकों को पार्टी से निकाला है और अब उनके 18 विधायक थे, अब आधे रह गए हैं जी। और इसी तरीके से कांग्रेस, जो कि प्रियंका गांधी काफी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा पहले सरीखी ही दिख रही है। हालांकि उन्होंने इमरान मसूद को एक जिम्मेदारी दी है ताकि मुस्लिम वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस में नए सिरे से प्राण फूंकने का काम किया जाने वाला है या होने वाला है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी ही ले दे करके भाजपा का सामना करती हुई दिख रही है, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं है कि अपने बलबूते कर सके। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में तमाम समस्याओं होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने अपनी एक छवि निर्मित की है। खुद योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त प्रशासक की छवि बनाई है और उसी छवि के सहारे भाजपा चुनाव मैदान में जाएगी, ये बिल्कुल तय है। अब वो कितना हासिल कर पाती है कितना नहीं, लेकिन एक बात ये तय है कि पिछली बार भाजपा को 325 के करीब सीटें मिली थी। उस प्रदर्शन को दोहराना बहुत कठिन चुनौती है। तो यानी कि अब देखना यह है कि इस कठिन चुनौती को भाजपा कितना आसान बना पाती है। ये अभी समय है, चुनाव में अभी 8-9 महीने की देरी है। ये चुनाव के समय ही पता चलेगा कि भाजपा की जो मुश्किल है वो कितनी आसान होने वाली है या और मुश्किल कठिन होने वाली है। बिल्कुल, चुनौतियां उनके सामने रहेंगी भी, और जब इस तरह के मतभेद की भी खबरें सामने आ रही हो। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने विपक्ष को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस वक्त जो तैयारी उनकी होनी चाहिए
कम से कम उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अंदर के मतभेद को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए।